नमस्कार, मैं ऋतिक राज आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सब लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना होगा। यूसीसी की टॉपिक एक बार फिर से चर्चा में आ गई जब हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। कि अगर एक परिवार में किसी एक सदस्य के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून हो, तो क्या वह परिवार अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? इसी तरह से अगर हमारे देश में डुअल सिस्टम हो, तो क्या हमारा देश प्रोग्रेस कर पाएगा? ये सब बातें तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और हमारा संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहता है। और लास्ट में हम यूसीसी के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। यानी अगर यूसीसी आ गया तो इससे हमें क्या फायदा होगा और हमें क्या नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूसीसी के बारे में बात किया जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड का मतलब लॉ होता है यानी कानून। अब ये जो कोड है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल कोड और दूसरा सिविल कोड। क्रिमिनल कोड देश के हर नागरिक के लिए एक समान होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी धर्म के हों। यदि आपने कोई क्राइम किया है, तो आपको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितना कि किसी अन्य धर्म के लोगों को मिलेगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर किसी आदमी ने मर्डर किया है, तो उस पर सेक्शन 302 के तहत फांसी या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं और यह एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि सभी लोग कानून की नज़र में एक समान हैं। दैट इज़ एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो इससे यह पता चलता है कि क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक समान होते हैं। लेकिन अगर हम सिविल कोड को देखें, तो सिविल कोड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है सिविल कोड और दूसरा है पर्सनल कोड। इसमें भी सिविल कोड सभी के लिए समान होता है, जैसा क्रिमिनल कोड था। सिविल कोड में आपका एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये सब आते हैं। अब यूसीसी का जो मेन मुद्दा है, वो है पर्सनल कोड को लेकर। पर्सनल लॉ या पर्सनल कोड में आपका मैरिज से रिलेटेड लॉज़, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज़, मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉ या फिर इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज़ आते हैं। अगर आप देखें तो ये सारे लॉज़ सब धर्मों के अलग-अलग है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट भी है, मुस्लिम मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट है, यानी हर धर्म का एक अलग-अलग कानून है। जैसे हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, सिख एक्ट या फिर क्रिश्चियन एक्ट। यहाँ पर हर धर्म की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे मैरिज, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, वो सभी के लिए अलग-अलग होती है। तो इसीलिए हमारे देश में इसके लिए भी कानून है कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1856, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और भी बहुत सारे पर्सनल कोड। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एक्ट भी है, जिसे अक्सर जिसमें अक्सर देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, जहाँ पर बच्चों के पिता का नाम बच्चों को दिया जाता है और जो घर के बेटे होते हैं, उन्हीं पर जो फैमिली प्रॉपर्टी है, उनका अधिकार होता है। लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटी भी हैं, जो हमारे इंडिया में एग्ज़िस्ट करते हैं और वे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। जैसे कि खासी कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जहाँ पर घर की सबसे छोटी बेटी फैमिली प्रॉपर्टी की कस्टोडियन होती है। इसी प्रकार से गारा और जैंतिया कम्युनिटी भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जो मेघालय में रहते हैं।
गारा और जैंतिया कम्युनिटी भी एक मैट्रिलिनियल कम्युनिटी है और जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सनल कोड एक दूसरे के लिए अलग-अलग होती है और यूसीसी का मतलब भी यही है कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लोगों को एक समान कानून दिया जाए। इससे कोई मतलब नहीं कि आपका रिलीजन क्या है। एक ऐसा कानून जो कि साइंटिफिक वे और मॉडर्न वैल्यू के आधार पर डेवलप किया जाएगा। So that was UCC, where every sections of the society are treated equally according to the National Civil Code, and which shall apply uniformly to all, and which will be developed in a scientific way as per the modern value. मतलब कि ऐसे सब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ ये सब को खत्म करके एक साइंटिफिक और मॉडर्न वैल्यू पर बेस्ड एक लॉ होगा जो सभी पर लागू होगा। तो यहाँ तक हमने जाना कि यूसीसी क्या है। तो अब चलिए जानते हैं कि यूसीसी आने से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? यानी इंडिया को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? तो सबसे पहले हम इसके प्रोस को देखते हैं, फिर बाद में हम इसके कॉन्स के बारे में भी बताएँगे। इसके प्रोस को देखा जाए तो पहला पॉइंट है कि यूसीसी विल प्रमोट द इक्वालिटी एंड एंड द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। मतलब कि यूसीसी के आने से यह होगा कि यूसीसी इक्वालिटी को प्रमोट करेगी और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में कारगर साबित होगी। यूसीसी के कारण कोई भी नागरिक किसी भी धर्म के हो, वह एक सेम लॉ, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन हो जाएंगे, जो कि सेक्युलर सोसाइटी को अचीव करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा यह है कि यूसीसी विल हेल्प अस टू अचीव द गोल ऑफ जेंडर जस्टिस। यूसीसी के कारण जेंडर जस्टिस को भी हम अचीव कर सकेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पर्सनल कोड हैं जो कि विमेन या फीमेल जेंडर के प्रति भेदभाव करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कि मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर और भी बहुत सारे ऐसे लॉज़ हैं जिनको रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के लॉज़ हैं। सो यूसीसी के आने के बाद जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस को अचीव करना हमारे लिए आसान होगा। तीसरा पॉइंट अगर देखें, तो यूसीसी के कारण जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, वो और मजबूत होगा। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकीकरण होगा। हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। शायद इसलिए कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ हर एक कोस में पानी और 4 कोस में बोली बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ कोस-कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बोली, वही हमारा भारत। तो यूसीसी के आने के बाद सभी लोग एक कानून के अंदर आ जाएँगे, जिससे लोगों के बीच में एकता बढ़ेगी। यूसीसी के आने के और भी कई फ़ायदे होंगे, जैसे कि ये सेक्युलरिज़्म को प्रमोट करेगा, वुमेन्स राइट और जेंडर इक्वालिटी पर फ़ोकस करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको कोई भी फ़ायदा ध्यान में आता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यूसीसी और इसके फ़ायदे जानने के बाद चलिए हम देखते हैं कि यूसीसी आने के बाद क्या नुकसान होगा। तो यूसीसी के कॉन्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि इट विल अफेक्ट द कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यह अपने डाइवर्स कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण जाना जाता है। यूसीसी के आने के बाद इसका असर कल्चर और रिलीजियस डाइवर्सिटी पर पड़ेगा क्योंकि यह एक होमोजीनियस लॉ है जो मतलब कि होमोजीनियस एक प्रकार का कानून जो सभी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट रिलीजियस फ्रीडम। पर्सनल लॉ जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर आधारित है, उसे यूसीसी खत्म कर देगा, जिससे रिलीजियस फ्रीडम पर असर पड़ेगा। तीसरा, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, वे यूसीसी को अपने राइट्स और कस्टम का उल्लंघन के तौर पर देखेंगे, जिसके कारण उनके आंदोलन करने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे देश में सोशल अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। चौथा कॉन्स यह है कि यूसीसी का सबसे बड़ा कॉन्स यूसीसी खुद है, क्योंकि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहला तो यह कि एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जो सारे कम्युनिटी के सोशल, कल्चरल और लीगल फैक्टर्स को अफेक्ट ना करे और उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बनी रहेगी और यूसीसी को एक सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना करना पड़ेगा।
तो ये हमने बात कर ली यूसीसी के बारे में, उसके प्रोज़ और कॉन्स के बारे में। लेकिन आपको पता है कि हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में साफ-साफ यूसीसी का ज़िक्र किया गया है। आर्टिकल 44 जो कि एक डीपीएसपी के अंदर आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग पर जब ये कोई लॉ बनाते हैं। डीपीएसपी बाय लॉ हम पर इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहे उस डीपीएसपी की मदद से उन पर लॉ बना सकती है। तो ये हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 44 में यूसीसी का ज़िक्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।